नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का रण बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले 4 जून को सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा है कि 4 जून के बाद, 4 जून यानी रिजल्ट आने के बाद अगले 6 महीने में राजनीति में तूफान आने वाला है। अब सवाल है, क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो अगले 6 महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है? आखिर क्या होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष में खलबली मची हुई है? आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले आपके साथ। जून के बाद जो 6 महीने हैं, 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे। 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। इससे जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 24 की महाभारत के चक्रव्यूह में 7वें और अंतिम फेज की लड़ाई है। उससे पहले ही राजनीतिक दलों की भविष्यवाणी शुरू हो गई है। दावों के झरने फूट पड़े हैं। नेता 4 जून की पिक्चर को बता रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के सपने संजोए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन कहता है मोदी सरकार गई। एनडीए कहता है मोदी की सुनामी में इंडी उड़ जाएगा। सवाल ये है कि मोदी 3.0 लौटा तो कौन किधर जाएगा? 24 के समर में 7वें और अंतिम दौर का प्रचार थम गया। रथी महारथी सभी अपने अपने खेमे में हैं। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक पर ध्यान यात्रा पर हैं। इसे लेकर भी कोहराम विपक्षी तंबुओं में है। सब कह रहे हैं 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा, पर क्या होगा? इसी प्रश्न के उत्तर में कहीं शून्य गिरता है और मंझे हुए सियासी चेहरे निरुत्तर हो जाते हैं। क्योंकि पेट में हवा भर के दावे करना एक बात है और जमीन पर उन दावों का हकीकत के साथ मुठभेड़ करना और सच में तब्दील करना दूसरी बात। कई सवाल हैं 4 जून को लेकर, जैसे कि मोदी 3.0 आया तो इंडी गठबंधन का क्या होगा? राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? अखिलेश राहुल के दोस्ताने का क्या होगा? क्या कांग्रेस में लीडरशिप शिफ्ट होगी? तेजस्वी और ममता की राजनीति का क्या होगा? 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं, 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे। बिखर जाएगी। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। मोदी फुल कॉन्फिडेंट है और मोदी ने अपना रोड मैप पहले से तैयार कर लिया है। सवाल है कि मोदी अगले 6 महीने क्या करेंगे? अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो अगले 6 महीने में देश में यूसीसी आ जाएगा, पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा, भ्रष्टाचारी नेता जेल में होंगे, परिवारवादी पार्टियों में बिखराव हो जाएगा, इंडी गठबंधन टूट के बिखर जाएगा। ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो अवसरवादी एक गिरोह है। और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं। तो
तो क्या यही वजह है कि पूरा का पूरा विपक्ष मोदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है? देश के साथ साथ दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से भी मोदी को हराने की बात कही जा रही है। विपक्ष अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी को विश्वास है 140 करोड़ जनता पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि 4 जून को मोदी की फिर से सरकार बनेगी या फिर विपक्ष विजयी रथ को रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार किया गया, रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस की तरफ से। तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आनंद दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, 4 जून के बाद क्यों लठ बजवा रहे हैं गठबंधन में? देखिए हिमांशु जी, 4 जून से पहले इतना लठ बज गया कि 4 जून के बाद भी 2 लठ बज जाएंगे, तो उसका दोष आप हमको मत देना। जिस गठबंधन की शुरुआत ही एक दूसरे को चिरकोट बिरकोट, एक दूसरे के खिलाफ बोलने पे हुई हो, जो एक दूसरे को कहते हो ये सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, ये सबसे खराब हैं, कहीं पंजाब में गाली देते हैं, बॉर्डर पार होते ही चंडीगढ़ में साथ हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर साथ हो जाते हैं। क्या गठबंधन हुआ? ये गठबंधन तो कभी था ही नहीं। बंगाल में तो यहां तक हालत आ गई कि बड़े नेता एक पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने को उनको कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा भाजपा को वोट दे देना पर इनको मत देना, और फिर ये कहते हैं कि हम मान लें कि गठबंधन है। पूरा देश जानता है कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था। देश की आस्थाओं का एक ठगबंधन था। ये देश को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने की एक योजना थी, जिसको देश स्वीकार करने नहीं जा रहा है। तो 4 तारीख के बाद जब आईना इस ठगबंधन को दिखाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये लोग बौखलाएंगे। अच्छा। निश्चित रूप से ये छोड़ छोड़ के एक दूसरे को भागेंगे, और कहीं ना कहीं तो दोषावृत्ति भी करनी पड़ेगी, भांडा भी तो फोड़ेंगे, नहीं तो कैसे हो पाएगा? कौन स्वीकार करेगा कि ये हार किसके कारण हुई? तो एक दूसरे को जब ये गाली गलौज का सिलसिला चलेगा तो लठ तो बजने ही वाले हैं। ठीक है, ये अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने कहा लट्ठा बजेंगे। अच्छा अवनीजेश अवस्थी जी, ये पीएम मोदी की तरफ से जो कहा गया कि 4 जून के बाद 6 महीने में बिखराव देखने को मिलेगा, इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे, राजनीति में नया तूफान आएगा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या होगा वो नया तूफान? हिमांशु, जैसा कि अभी सिद्धार्थ ने कहा, आप एक बताइए 4 जून के बाद नहीं, तो पहले लठ बज रहे हैं। दिल्ली में कुछ और बोल रहे हैं, पंजाब में कुछ और बोल रहे हैं, केरल में कुछ और बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कुछ और बोल रहे हैं। आप बताइए ना, कहां पर एक है ये, कहां पर एक है ये मुझे समझ में नहीं आता। आप ये बताइए कि एकमात्र मुद्दा ये मोदी को हराना, मोदी हारेंगे नहीं तो आपस में लड़ेंगे ना ये, फिर उसके बाद तो इनका कोई जो संबंध है बना हुआ है सिर्फ मोदी को हराने के लिए बना है, इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। मोदी को नहीं हरा पाए तो क्या होगा? उसके बाद खत्म। उसके बाद किस लिए साथ रहेंगे? साथ ही आने का एकमात्र कारण इनका नरेंद्र मोदी को पराजित करना है। अगर उनको पराजित नहीं कर पाए तो फिर इनके साथ रहने का, इनके आपस में इनको अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि अब किस लिए साथ रहें, क्योंकि इनको एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने आगे विधानसभा के, दिल्ली में विधानसभा में चुनाव लड़ने हैं, पंजाब में होगा, बाकी जगह होगा, हरियाणा में होगा। तो ये बताइए कि ये कोई गठबंधन था भी नहीं। अच्छा, ये तो सिर्फ मोदी को हराने के लिए कुछ लोग, कुछ पार्टियां साथ आकर के अपने स्वार्थों के कारण, क्या वहां कहते थे ना कि अगर ये मोदी फिर से आ गया तो हमें ये हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा, एक दूसरे को डर दिखाया, कम्युनिटीज को तो डर दिखाया ही, लेकिन एक दूसरे को डर भी दिखाया कि अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो हमारा क्या हाल होगा, हमारी सारी की जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। और जब आ गए 4 जून को तो इसके बाद इनका बिखराव होना तो तय है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वरुण पुरोहित जी, देखिए 2 तरफ से विश्लेषण हो गया, बीजेपी की तरफ से भी और अवनीजेश अवस्थी जी की भी तरफ से, बता दिया कि क्यों बिखराव होगा 4 जून के बाद। देखिए हिमांशु जी, अब कपोल कल्पित आत्ममुग्धा से धनी जो सरकार है कुछ भी अपने आप में सोच सकती। अब जो साधक ही पब्लिसिटी करके साधना करते हैं, साधना की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? आप बताइए, अनिवार्यता क्या होती है? सबसे बड़ी अनिवार्यता होती है आप बिल्कुल अपने गुप्त रूप से साधना करो। तो ये इनके गुप्त रहने का तो सिस्टम ही नहीं, तो किसी भी तरीके से अभी खुद ही बोल रहे हैं पार्टियों को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई पहले 4 जून के रिजल्ट आने दीजिए, और जैसे 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, पीओ के लिए आएंगे, टीओ के लिए आएंगे,
ये सब फालतू की बातें हैं। 6 महीने में कुछ नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा कुछ कोशिश करेंगे, अगर अच्छी कोशिश करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो मैं भी उसका स्वागत करूंगा। वो नहीं लाए 10 साल में, जिससे लोग परेशान है। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है हिंदुस्तान की, उस पर फोकस करना चाहिए। 10 साल जीवन के ऐसे खराब कर दिए। अब ये जो बात कह रहे हैं ना पार्टियां टूटने की, मैं बता रहा हूँ जो फर्क पड़ेगा 4 जून के बाद, जो या तो कांग्रेस पार्टी पे पड़ेगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का हूं इसलिए मुझे पता है, हाँ। या फिर बीजेपी पड़ेगा। सत्ता में नहीं आई तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो बीजेपी में एक आत्मवाद हो गया था, उसके खिलाफ कुछ एक्शन होगा। और कांग्रेस नहीं आई तो कांग्रेस में देखिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, को मिलिशिया फॉर्मेट तो है नहीं। तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, आप तो मुझे जानते ही, मैं तो बोलता ही हूँ। तो 4 जून को अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आती है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आ रही है? वरुण पुरोहित जी, आप कांग्रेस को ही क्यों मान के चल रहे हैं? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, ऐसा थोड़ी ना है। आप तो गठबंधन का हिस्सा है ना। नहीं, जैसे अखिलेश की पार्टी है, ममता दीदी की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी, इनमें तो कुछ होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? क्षेत्रीय दल इनका एज इट इज फॉर्मेट में कोई विद्रोह होने की संभावना नहीं है, ना छिन्न भिन्न होने की क्षेत्रीय दलों में। जो नेशनल पार्टीज है कांग्रेस और बीजेपी, उसी में होगा जो कुछ होगा। तो मतलब ये नेशनल पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी, टीएमसी नेशनल पार्टी नहीं है, आप इनको कमतर आंक रहे हैं? नहीं, कमतर नहीं आंक रहा हूं, इनका पूरा इंडिया का फॉर्मेट नहीं है। अखिलेश का विरोध क्यों करेगा कोई, मुझे आप बताइए। ममता दीदी का क्यों विरोध करेगा? इनकी पार्टी का जो फॉर्मेट है वो अपना सिस्टम, जो लोकतांत्रिक पार्टी तो कांग्रेस पार्टी जिसमें बोलने की छूट है। और बीजेपी में जो एकात्मवाद मोदी जी का हुआ है, वो अगर हार जाएंगे तो मोदी जी को हटाने के लिए संघर्ष होगा। देखिए, नहीं, मैं बस अब ये जानना चाहता हूं तारिक खान साहब, आपने जो सुना वरुण पुरोहित, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी की तरफ से, आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको ठीक लगा? लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है आप? तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद म्यूट है, आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए दोबारा जोड़ते हैं आपको तारिक भाई। और ये अच्छा तारिक भाई, अगर आवाज आ रही है तो बता दीजिए, वरुण पुरोहित जी ने जो बात रखी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस पे असर पड़ना है, बाकी को तो पड़ता नहीं है? क्षेत्रीय और वो क्या क्षेत्रीय पार्टी बोला ना आपने सर, कि नेशनल पार्टी है आपकी, बाकी नहीं है? नहीं, हम लोग बहुत छोटी पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां। हाँ जी तारिक जी बताइए। मैं बोल लूं, मेरी बात सुन ले। हम लोग छोटी पार्टी है, हम मानते हैं इसको, बड़ी पार्टी नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि हम बड़ी पार्टी, पहली बात। दूसरी बात ये कि कौन किसको तोड़ फोड़ रहा है। शिवसेना को आपने तोड़ा, एनसीपी को आपने तोड़ा। अच्छा, एक बात और, राजनीति में भूचाल तो ऐसे भी आ सकता है कि बीजेपी टूट जाए। या तो आप भविष्य को 100% जानते हैं, तब तो आप भाई भगवान। अगर मोदी जी भगवान है तो हम उनकी बात हैं, और अगर बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ मानने को तैयार है कि मोदी जी भगवान है तो हम मान लेते हैं उनकी। और अगर मोदी जी भगवान नहीं है, नॉर्मल इंसान है, तो बीजेपी भी टूट सकती है। 4-5 लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, नाराज है, टूट सकती है। नितिन गडकरी नाराज है, टूट सकती है। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अमित शाह से झगड़ा चल रहा है, टूट सकती है। ब्रिजभूषण टिकट मांग रहे थे, दिया नहीं आपने, बीजेपी टूट सकती है। 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटा, वो भी नाराज है, टूट सकती है। तो भाई ऐसा है कि हम इंसान हैं, आप लोग इंसानी ताकत से ऊपर हैं, आप लोग भगवान है, फरिश्ते हैं, भाई आप भविष्य जान सकते हैं। तारिक भाई, मैं आपकी बात कंटिन्यू करवाना चाहता हूं। मैं आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, तारिक भाई जब आप बोलते हैं आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि वरुण पुरोहित जी ने जो शुरुआती कमेंट दिए, उस पर आपकी क्या राय है? कि असर पड़ेगा तो सिर्फ कांग्रेस पर पड़ेगा, बाकियों पर कोई असर नहीं पड़ना है? मतलब कमतर आंक रहे हैं अभी से, अगर ऐसी स्थिति है तो आगे क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में ये बात लगातार घूम रही है कि अगर हम हार गए तो सब बिखरा उठे। आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया अलायंस साथ में आया है और लॉन्ग टर्म के लिए साथ में आया है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात कह रहा हूं। वो हम हार जाएंगे, हम स्वीकार कर लेंगे हम हार गए, क्योंकि बीजेपी तो हार ही नहीं सकती, क्योंकि वो भाई भगवान, तो भगवान हार नहीं सकते, हम इंसान है। अगर इंसान हारे तो अपनी हार को मानेंगे भी और बिखराव भी नहीं होगा। आप देखिएगा, जिम्मेदारी से है। ठीक है, गठबंधन में कोई बिखराव नहीं। अच्छा, आनंद दुबे जी, चुनाव भी हम साथ में लड़े। आनंद दुबे जी, आप बताइए कि क्या असर होने वाला है गठबंधन पर? आप भी गठबंधन का हिस्सा है। मैं आ जाता हूं, सबसे एक बार प्रतिक्रिया ले लूं। दुबे जी बताइए। हिमांशु जी नमस्ते। नमस्ते जी। मानव स्वभाव का अधिकार है स्वप्न देखना, कल्पना करना। मोदी साहब एक कल्पना में जी रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 4 जून के बाद हो सकता है कि एज अ विपक्ष का नेता बनने के लिए बीजेपी में एक भगदड़ मचे। हो सकता है विपक्ष का नेता बनने के लिए एक प्रकार से कंपटीशन हो जाए, ऐसा उनको कल्पना में लग रहा होगा। क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि 4 जून के बाद
6 महीने के बीच में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो तूफान शायद बीजेपी में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कह दिया है कि हमारे रीढ़ की हड्डी किसी समय में हुआ करती थी आरएसएस, अब उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी छोटे बड़े दल की हमें आवश्यकता नहीं है, हम स्वयंभू हो चुके हैं, हम इस समय अपने चरम पर हैं। तो वहां भगदड़ मचने की शायद कोई आशंका है, इससे शायद बीजेपी बेचैन है। इसके लिए मोदी साहब को ये ज्ञान हुआ है, इसके लिए वो ध्यान करने गए हैं कन्याकुमारी, क्योंकि कन्याकुमारी तो आज से पहले हम लोग ने सुना ही नहीं था, भारत के नक्शे में कहाँ था ये हमें पता नहीं था। आज मालूम पड़ा क्योंकि वहां पर 10-12 कैमरे गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं कि कन्याकुमारी को आपको पता ही नहीं था कि भारत के नक्शे में क्या है? कन्याकुमारी की बहुत अहमियत रहती है। अगर कन्याकुमारी हमें पता नहीं था तो महात्मा, अब देखिए बीच में ये कूद गए ना, बीच में कूद गए, यही सबसे बड़ी समस्या है। आपने जो कहा, अब आपने भले ही कटाक्ष या तंजात्मक लहजे में कहा है, लेकिन कन्याकुमारी बहुत अहमियत रखता है। अगर कन्याकुमारी बहुत अहमियत रखता है तो महात्मा गांधी जी कौन है इस देश में? महात्मा हमारे पिता समान महात्मा गांधी जी की अहमियत है कि नहीं? अगर महात्मा गांधी जी 1980 के बाद ही आए हैं, 80 के पहले उनको कोई जानता ही नहीं था, तो कन्याकुमारी को हम लोगों ने आज टीवी पर देखा है, इसके पहले हम लोग शायद नाम भी नहीं सुने थे। आपको जवाब मिल गया हिमांशु? चलिए ये थोड़ा अच्छा लगा है, थोड़ा मेरा स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है। आपको अगर पसंद आया हो तो ताली बजाइए। नहीं दुबे जी बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे से लगा। लेकिन ये बताइए, जो बता रहे हैं कि पार्टियों में बिखराव हो जाएगा, ये देखिए तारिक भाई ने और वरुण जी ने बजा दी। पार्टियों में बिखराव बीजेपी में होने वाला है, बहुत तगड़ा बिखराव होने वाला है। आपको डर है? क्योंकि नहीं हमें क्यों, हम तो खुश हो रहे हैं कि मोदी या फिर पहले से ही बिखरे हुए हैं आप लोग? नहीं हम तो बिखरे नहीं, हम तो एक हैं। हम तो 325 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। बिखराव तो विपक्ष के नेताओं में होता है कि विपक्ष का नेता। नहीं, मेरे को लगा कि शिवसेना की बात की जा रही है। अब शिवसेना इससे ज्यादा और क्या बिखरेगी? मतलब एक मजबूत पार्टी, अब उससे ज्यादा कहां? 4 जून को आपको दिखेगा शिवसेना कितनी मजबूत है। अब बताइए सिद्धार्थ यादव जी, 3 प्रहार आप लोगों पर किए गए, 3 प्रहार किए गए, अब तीनों का जवाब दे दीजिए। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले आपने डिबेट की शुरुआत करी कि 4 जून के बाद लठ बजेंगे क्या? लठ तो आपकी डिबेट में ही बज गई। वरुण जी ने यहां तक कह दिया कि ये जो समाजवादी और ये छोटे छोटे टीएमसी और ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है ना, अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र तो कांग्रेस पार्टी में है, इनमें तो लोकतंत्र ही नहीं है। और बेचारे हमारे समाजवादी के साथी भी घूंट पी करके रह गए, क्योंकि अभी तक वो शीर्ष नेता से चिरकुट नहीं कहा गया, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे जवाब देने का। देखिए मुद्दा कुछ और है। जब दुबे जी कुछ और बात करिए, कैसा धर्म हुआ गठबंधन का? अपमान का धर्म है ये। कौन सा धर्म है? एक दूसरे को अलोकतांत्रिक बता दिया तो गठबंधन ही क्यों किया? अलोकतांत्रिक दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाना चाहते क्या? चलिए छोड़िए उस बात को। पर दुबे जी अभी दूसरी बात कर रहे थे। दुबे जी कह रहे हैं, वैसे तो एक कहावत याद आ गई दुबे जी की बात सुन के कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। 4 तारीख आने ही वाली है, तो ये जो 4 दिन की खुशी आपकी बची है, जिन 4 दिनों में आप सोच रहे हैं कि अरे वाह ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपकी दुकान में कोई सामान बचा नहीं। इस देश में आपने इतना भ्रम फैलाने की कोशिश करी, इतना भ्रम फैलाने की कोशिश करी, पूरा एक माहौल बनाने का प्रयास किया, संविधान को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और देश की जनता पूछती रही कि अरे आपने अपने मैनिफेस्टो में संविधान के सबसे ज्यादा संशोधन लिखे, आपने संविधान को इतिहास में सबसे ज्यादा बदला, आपने आर्टिकल 356 लगा करके सबसे ज्यादा राज्य की सरकारों को गिराया, और यहां पे 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि संविधान सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। जब ऐसी बातें देश की जनता के सामने हुई हिमांशु जी, तो एक चॉइस बिल्कुल साफ होती है। देश की जनता बहुत समझदार है, और मैं आपको बता देता हूं, 3 से तो हमारा नाता बहुत है। हमने आर्टिकल 370 हटाया, हमने ट्रिपल तलाक हटाया, हम 3 नए कानून लेकर के आए, हम चंद्रयान 3 को हमने चांद पे पहुंचाया, और तीसरी बार पुनः प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अच्छा ठीक है, दुबे जी तुरंत जवाब दे दीजिए, फिर आ रहा हूं तारिक भाई, आ रहा हूं। दुबे जी जवाब दीजिए तुरंत। भिंडी बन जाएगी, अगर इनकी पिंडी बन जाएगी, अगर हमारे दुकान में सामान नहीं बचा है तो थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धीरज करिए ना। 4 तारीख को संध्या काल 5 बजे तक आपको पता चलेगा कि हमारी दुकान में कितना सामान है और आपकी दुकान से सामान कहाँ गायब हो गया है। इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है? यही तो हम कह रहे हैं कि सपनों में मत जिए, आप धरातल पर आइए, जमीन पर आइए। 400 पार का नारा देने वालों 200 पार नहीं होने जा रहे हैं। कितनी जगहसाई कराओगे?
कितना अपनी हंसखिलाई कराओगे? और उसके बाद भी ज्ञान देते हो हमें, हमारी पार्टी तोड़ दिया, हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया, हमारी सरकार गिरा दी, उसके बाद आप धराशायी होने जा रहे हो महाराष्ट्र में। मतलब सोचो कितने कमजोर हो। लगता है, और जो लगता है कमजोर तुम्हें होता साहब ने है, इंटरनल सर्वे करवा लिया है, उनको पता चल गया कि कहां पर क्या होने वाला है। 4 जून का इंतजार कर रहे हैं तुम्हें साहब। तारिक भाई का जोश बता रहा है। अच्छा, ये जोश बता रहा है। अच्छा, जोश तो बीजेपी वाले भी दिखा रहे हैं, मतलब जोश हर कोई दिखा रहा है, लेकिन जोश किसका दिखेगा 4 तक, 4 की शाम तक, उसका इंतजार करते हैं। तारिक भाई ये बताइए, ये कहा गया कि नया बिखराव दिखेगा, यानी जो कार्यकर्ता है वो भी पार्टियों को छोड़कर चले जाएंगे, गठबंधन के दलों की यहां पर बात की जा रही है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि क्यों बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, या फिर ये कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि आने वाले वक्त में देख लीजिए? प्रधानमंत्री अपने किए हुए कार्यों को दोहरा रहे हैं। आपने शिवसेना तोड़ा, आपने एनसीपी को तोड़ा, आप फिर से कह रहे हैं कि हम और पार्टियों को सीबीआई और ईडीआई का डर दिखा के, सीबीआई ईडी का डर दिखा के तोड़ेंगे। एक बात आप बताइए, अच्छा मैं कुछ बोलता हूं अगर, तो अपने इतिहास के बारे में एक बार जरूर चेक करना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी के प्रवक्ता पढ़ते कम है, मैं रिक्वेस्टफुली कह रहा हूं थोड़ा पढ़ें। आप बार बार गठबंधन को चैलेंज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में गठबंधन की शुरुआत 77 में आपने की, सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपने अपनी पार्टी का विलय कर लिया, आप जनता पार्टी में चले गए, ठीक। गठबंधन नंबर 1। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 17 पार्टी, 20 पार्टी, 250 पार्टी, 300 पार्टी, 400 पार्टी, 200 पार्टी, 10 पार्टी, आ जाओ तुम ये मंत्री ले लो, मंत्रालय बनाया, आपने उनको मंत्री बनाया, सरकार बनाया। सर, इसलिए जब हम क्या करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो इतिहास आता है और हमारे मुंह पे चटाचट मारता है। नहीं, लेकिन तारिक भाई, चटाचट मारता है, तारिक भाई, मैं इसलिए यहाँ पर एक गठबंधन की बात कर रहा था। जरूर एक बात देखना चाहिए। हाँ, मैं गठबंधन की यहां पर इसलिए बात कर रहा था क्योंकि इस गठबंधन में कुछ ऐसे दल देखे हैं जो एक दूसरे को इस तरह इस कदर कोसते हैं कि मतलब खुलकर सार्वजनिक मंच पर अरविंद केजरीवाल हो जाए या फिर टीएमसी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, सब एक दूसरे पर खार निकालते हैं। मानता हूं इस बात को, जब बड़ा एक दल और उनके अंदर जो ऑडियो में कहीं कुछ इंटरप्शन हो रहा है, मैं तो मानता हूं इस बात को, मैं हाँ बोलिए, बात को एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, यही पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहा था। अवस्थी जी जी, हिमांशु बड़ी साफ सी बात है कि अभी जो तारिक साहब बता रहे थे उसमें एक बात कहिए, इनका और कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। इनके अखिल भारतीय अध्यक्ष ने अभी 6 महीने पहले मध्य प्रदेश चुनाव के समय क्या था, ये कांग्रेस बड़ी झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, इन्होंने हमें धोखा दे दिया, आपको तो कहां छोड़ेंगे, जनता को संबोधित करके कह रहे थे। अजय राय के बारे में जिसको कह रहे हैं कि अब वाराणसी भी जीतेंगे, कहते हैं इन चिरकुट नेताओं के बारे में तो बात नहीं करते हम। कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश? आज जिनको कन्याकुमारी आज मालूम चला है, उनका कमलनाथ कहते कौन अखिलेश? मैं नहीं जानता किसी अखिलेश को। ये तो हालत है। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के बारे में क्या करें? ममता बनर्जी जो है वो अधीर रंजन चौधरी के बारे में क्या, कांग्रेस के बारे में क्या करें कि मेरा कोई इंडी गठबंधन से बाहर से देना होगा, समर्थन दूंगी, मेरा कोई लेना देना नहीं इंडी का। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई। वरुण जी, अब मेरे को इसका जवाब दे दीजिए, क्या ये सारे बयान, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता बहुत समझदार है, आम जनता जो इस वक्त देखती है वो बहुत समझदार है, क्या इसका असर कार्यकर्ताओं पर नहीं पड़ेगा? हिमांशु, एक छोटी सी बात और कह दूं, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं आनंद दुबे से कि बस एक बात बता दें कि वो कौन सी बात है परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे की, वो कौन सी बात है जिस बात पर आज भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना टिकी हुई है? बहुत शॉर्ट, जल्दी, बहुत शॉर्ट आनंद जी। हाँ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पहला। सावरकर के बारे में। दूसरा, बाबरी मस्जिद कहने वालों के साथ खड़े होकर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व है। बहुत कब। तीसरा, कौन सा गर्व है? सावरकर जी को भारत रत्न नहीं, वो सावरकर का मुद्दा उठा रहे हैं कि आप लोग सावरकर की दर बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है सावरकर के बारे में? ठीक है, वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब दिया जाएगा? यहाँ पर सिद्धार्थ यादव भी बैठे हैं और वरुण पुरोहित जी 20 सेकंड है, बताइए कार्यकर्ताओं पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब देखते हैं कि बड़े बड़े गठबंधन के दल के नेता एक दूसरे पर ऐसे वार करते हैं? देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा लोकतंत्र और मिलिशिया फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। आज की बीजेपी चाहती है मिलिशिया, इनकी सोच ही मिलिशिया है। ऐसे क्यों बोला उसने, ऐसे क्यों? भाई 10 जन होंगे, 10 तरह की बात करेंगे, 10 तरह की सोच। ये तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्या होती है? सरकार बनने के बाद जब 10 तरह के लोग 10 तरह के फैसले लेंगे तो उसके बाद जनता पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी शायद जनता देख रही होगी। अच्छा, आज वक्त की कमी है, आप विराम लगाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।